वेलकम बैक गाइस। आज हम देखेंगे अपना क्लास 12th का ये जो चैप्टर है, आपका चैप्टर नंबर ये आपका 4th है और इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया है। नहीं देखा है तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट की जाएगी, पार्ट 1 भी देखिएगा, ठीक है। ये आपके मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका जो चैप्टर है वो सारा कवर हो जाए। पर पूरा चैप्टर कवर करना तो इम्पॉसिबल होता है इन क्वेश्चंस में। हम यहाँ पर वही क्वेश्चन करते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से करते हैं हम, ठीक है। तो चैप्टर को अच्छे से क्लियर करने के लिए अब ये नहीं कह सकती मैं कि ये जो चैप्टर है इसमें से जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ केवल यही करके जाओ और आपका जो पेपर है उसमें आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच कर चलेंगे कि हम कोई भी वीडियो देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा, हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, हम टॉप कर लेंगे, हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये जो स्टेप होता है आपका, वैसे तो मैं यही सोच कर चल रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है बच्चे जो हैं चैप्टर्स नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये सोच कर चल रही हूँ कि बेसिक से आपको क्या करवाऊँ, बेसिक से आगे बढ़े हैं हम, यानी कि अपने सारे डाउट्स क्लियर करते हुए आगे बढ़े, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, आप सभी को जैसे पता होगा हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं। पर मैं यहाँ पर आप में जो भी मेरी बात मानता है उन सबसे यही कहूँगी कि चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है उसे ज़रूर देखिए, ठीक है। जो भी एग्री है कमेंट बॉक्स में बता सकता है। और अब जो है हम अपना क्वेश्चन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इसलिए समझाया गया क्योंकि आपको जो भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है हमें यहाँ से अपना स्टार्ट करना था। पार्ट 1 में हम काफ़ी क्वेश्चंस अपने कवर कर चुके हैं, अब ये आपका पार्ट 2 है। तो देखिए इसमें हमें बहुत सारे जो विकार है और अक्षमता है उसके बारे में पढ़ाया गया है इस चैप्टर में। तो अक्षमता को लेकर तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जितने बनते थे पार्ट 1 में देख लिए हैं। कुछ विकार को लेकर जो क्वेश्चन बन रहे थे वो भी देख लिए हैं। तो विकार आपके 5 तरीके के होते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन पूछा गया है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया ओसीडी के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो मैंने आपको कहा था, आपको पता हो अगर पार्ट 1 देखा होगा तो मैंने ये भी बताया था किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। विकार को लेकर आपसे सिंपली जो है विकार की डेफिनेशन मुश्किल से पूछी जाती है। एक तो विकार के जो 5 टाइप्स हैं, इन टाइप्स को लेकर क्या पूछा जाता है आपसे, कारण पूछे जाते हैं और लक्षण पूछे जाते हैं इसमें आपके, ठीक है। और इसके साथ साथ इनकी जो फुल फॉर्म है यानी कि ओसीडी है उसको क्या कहा जाता है, ये सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर अपना पढ़ाई करनी है, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमसे कारण पूछ लिए गए हैं विकार के, ये जो ओसीडी वाला विकार है उसके क्या कारण है। तो बेसिकली इन सब के जो कारण हैं कुछ सेम होते हैं, तो आपको कारण को लेकर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस लक्षण वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि लक्षण सबके अलग अलग हैं, ठीक है। कारण में सबसे पहले हमारा आ जाता है, देखो ये दोनों के दोनों रिपीट कर दिए, तो हमारा एक कारण होगा, यानी कि आनुवांशिक तत्व लिख सकते हो या फिर जैविक तत्व लिख सकते हो। यहाँ पर ये 2 बार रिपीट किया गया और आपको ऐसा काम नहीं करना है। तो आनुवांशिक तत्व क्या होते हैं, यानी कि जो जेनेटिक, जो हमारे अंदर जो अपने पेरेंट्स से जीन्स आते हैं। आपको पता होगा पेरेंट्स से हमें क्या है, जीन्स मिलते हैं। तो जो जीन्स आते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स में या फिर कोई भी बच्चा जो ओसीडी से पीड़ित है, उसके पेरेंट्स को या फिर उसके पूर्वजों को, यानी कि उनके पेरेंट्स के भी पेरेंट्स को अगर या फिर उसके रिश्तेदारों में से किसी को भी क्या है ये ओसीडी जैसा विकार है, तो उस बच्चे में वो विकार आने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। पेरेंट्स में है तो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आनुवांशिक तत्व में आपको यही सब कुछ यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो जैसे इसमें बता रखा है कि माता में या फिर पिता में से किसी को भी है ओसीडी का शिकार है तो उसके क्या हो सकता है, उसके संतान में होने की संभावना बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो अगला यहाँ पर कारण है संक्रमण। संक्रमण मतलब क्या होता है, संक्रमण मतलब किसी के संपर्क में आने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। यहाँ पर ये उड़ने वाली बीमारी नहीं है, संपर्क में आने का मतलब है कि किसी के संपर्क में आते हैं और उसका प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वातावरण वाला जो ये कारण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप हर किसी में यूज कर सकते हो। यानी कि ADHD का अगर कारण पूछा जाता है
या फिर ASD का पूछा जाता है, तो उन सब में आप यूज़ कर सकते हो। तो वातावरण, यहाँ पर वातावरण आपका एनवायरनमेंट नहीं है। अगर बेसिकली देखा जाए तो एनवायरनमेंट में आप अपने आस-पास की चीज़ें बताते हैं, पर यहाँ पर पेड़-पौधों से हम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर आस-पास का मतलब है, या तो वातावरण लिख सकते हो या फिर परिवेश लिख सकते हो, ठीक है? इसका मतलब होता है आपके आस-पास रहने वाले जो भी सदस्य हैं, जो भी लोग हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। प्रभाव का मतलब है, अगर सॉरी गाइस, अगर एग्जाम्पल लेके चले तो अगर बच्चा जो है उसके घर में उसके जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में डाइवोर्स हो रहा है, तलाक हो रहा है, तो रोजाना उसके घर में झगड़े होते हैं, तो बच्चे को क्या हो सकता है, ये OCD विकार से वो पीड़ित हो सकता है, क्योंकि उसे क्या मिल रहा है, तनाव मिल रहा है, ठीक है, हर जगह से। इसी तरीके से स्कूल में अगर उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चे के अंदर, ठीक है। या फिर अगर हम बड़ों की बात करें, यहाँ पे बच्चों को तो इतना ज़्यादा वो नहीं पड़ता है, अगर हम बड़ों की बात करें तो मृत्यु हो जाए किसी की, यानी कि अगर मानो जो सबसे ज़्यादा क्लोज हो उसकी डेथ हो जाए, तो उसका प्रभाव पड़ने के कारण भी क्या हो सकता है, ये विकार हो सकता है, ठीक है। और रिश्तों से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो उसकी वजह से हो सकता है। तो ये हमने कारण देख लिए इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया ODD के क्या कारण हैं। तो इनकी फुल फॉर्म साथ साथ में आप सभी को याद होनी चाहिए। मैंने जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से आपको बताई है। तो ODD के कारण, जैसे मैंने कहा था ना, ये कुछ कारण हैं जो आपके कॉमन हैं, तो और कारण देखने हैं तो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया चैप्टर वाइज, जो आपके जो चैप्टर्स कंप्लीट करवाए गए हैं उनमें, ठीक है। अब देखो, आनुवांशिक कारण। आनुवांशिक कारण, यहाँ पर जैविक कारण में वो आ सकता है, जैविक कारण अलग से भी लिख सकते हो, जिसमें आपका क्या आ सकता है, जैविक का, यहाँ पर जैविक तत्व ना लिखकर यहाँ पर जैविक कारण है, यानी कि जो मस्तिष्क पर लगने वाली चोट की, तो जैविक कारण हो जाएगा ना। अगर किसी प्रकार कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, मैंने कहा था विकार या तो जन्मजात होता है या फिर बाद में होता है, ठीक है। तो किसी को एक्सीडेंट वगैरह हो गया, और मेनली मैंने कहा था ये क्या है, ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो विकार होते हैं ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। हमारे ब्रेन का एक पोर्शन जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से विकार होता है, ठीक है। अब देखो, आनुवांशिक कारण। आनुवांशिक कारण की बात करें तो अगर वही वाली बात है कि अगर जो पेरेंट्स या परिवार में किसी को भी ये ODD से कोई भी शिकार है, इस बीमारी से कोई भी ग्रस्त है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये जो विकार है हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि जो गर्भवती जो महिला होती है, अगर वह क्या करती है, अल्कोहल लेती है या फिर किसी तरीके का स्ट्रेस लेती है, तनाव जैसे चिंता लेती है, ठीक है, या फिर किसी तरीके की कोई भी ड्रिंक वगैरह करती है, एक्सीडेंट हो जाता है उसका किसी प्रकार से, तो उसकी वजह से ही बच्चे में क्या हो सकता है, ODD से वो क्या हो सकती है, पीड़ित हो सकता है बच्चा, ठीक है। तो ये वाला जो कारण है ये भी आप हर किसी में लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो ये तो वही वाली बात हो गई जो जीन्स आते हैं उसकी वजह से होता है, ठीक है। जैविक कारण में यहाँ पर मस्तिष्क पर अगर जन्म लेने के बाद, हमने गर्भवती महिला की बात की थी तो बच्चा गर्भ में था, यानी कि पेट के अंदर था, ठीक है। यहाँ पर बाहर की बात है, यहाँ पर बच्चे बूढ़े किसी में भी ये विकार हो सकता है, ये नहीं कहा जा सकता केवल बच्चों में होता है, ठीक है। जैविक कारण में देखा जाए तो मस्तिष्क पर अगर क्या हो जाता है, किसी प्रकार से कोई आघात हो जाता है, चोट वगैरह लग जाती है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, उसकी वजह से भी उसका जो मस्तिष्क है वो, उसका कोई एक हिस्सा काम करना बंद कर सकता है, तो उसकी वजह से ODD से वो पीड़ित हो सकता है, इसकी संभावना होती है। अगला कारण वातावरण। वातावरण से संबंधित वही आ जाएगा, आपके आसपास का जो परिवेश है, जिसमें अगर पारिवारिक जीवन खुशहाल नहीं होता है, डेली जो लड़ाई झगड़े हैं वो आप देखते हैं, या फिर आप क्या है, अवसाद से पीड़ित हैं, अवसाद यानी कि डिप्रेशन से पीड़ित है, तनाव है, आपको किसी प्रकार का दुख वगैरह है, या फिर दुख वगैरह का अनुभव किया है, कोई आपका संबंधी जो है, करीबी जो है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ODD हो सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारे। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला हमारा थोड़ा सा डिफरेंट जो क्वेश्चन यहाँ पर आया है, हमसे यहाँ पर पूछा गया है ASD, जिसकी फुल फॉर्म है ऑटिज्म, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इसका यहाँ पर कारण भी पूछा है और थोड़ा सा इसको स्पष्ट करने के लिए भी कह रहा है हमें, यानी कि डेफिनेशन भी बतानी है। तो देखो, इन्होंने कहा है ASD एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति समाज के सामंजस्य नहीं बिठा पाता है, यानी कि समाज के साथ अपने आप को रिलेट नहीं कर पाता है। तो ASD कैसा विकार है जिसमें इंट्रोवर्ट होता है, ठीक है। इंट्रोवर्ट का मतलब अपने आप को समाज के साथ नहीं जोड़ पाता है, ठीक है। समाज से अलग थलग रहता है, यानी कि बिल्कुल उसे सोशलाइजेशन नहीं है उसके अंदर, ठीक है, सामाजिकरण नहीं है उसके अंदर, वो अपने आप को अलग रखता है। यानी कि जब
4-5 लोग अपने आस-पास देख लेता है तो वो घबरा जाता है, डर जाता है, ठीक है? इस तरीके से होता है। उन्हें क्या है, लोगों के साथ उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता है और उसके साथ साथ जो फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई जाती हैं उसमें बिल्कुल भी भाग नहीं लेता है। बट अगर बच्चा है तो बिल्कुल भी भाग नहीं लेगा, वो बिल्कुल दूर रहेगा उससे, स्कूल में जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। और बचपन से प्रारंभ होकर ये यौवन अवस्था तक बनी रहती है ये विकार जो ASD है, ठीक है? और इसके साथ साथ भारत में लगभग 70 जो हैं ऐसे बच्चे हैं जो इस विकार से क्या है, पीड़ित हैं, ठीक है? और ये क्या, सामाजिक संपर्क से दूर रहने वाला विकार होता है ASD, ठीक है? ये क्लियर हो गया। अब जो है यहाँ पर, और दूसरों से बातचीत वगैरह नहीं करते, वो सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि मैंने कहा ना सोशलाइजेशन नहीं होती है इसमें। अब यहाँ पर कारण पूछे गए तो कारण में वो जो कुछ कॉमन कारण है वो तो आ ही जाते हैं आपके, और साथ साथ थोड़ा सा अलग है। देखो, आनुवांशिक कारक वही आ गए, जो जीन्स है, जो पेरेंट्स से जीन्स आते हैं बच्चे के अंदर, और उस अगर पेरेंट्स या फिर किसी भी फैमिली मेंबर या फिर रिलेटिव्स में से किसी को भी ये बीमारी है तो उसकी वजह से बच्चे में होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगला देखो, बच्चों में लगने वाले टीके, और आंसर इसी तरीके से अटेम्प्ट करने हैं जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चंस देखे थे। बच्चों में लगने वाले टीके, यानी कि आपने देखा होगा छोटे से बच्चा जब 1 मंथ का होता है तब क्या कहते हैं, आपने सुना होगा उसे टीका लगना है, ठीक है? और थोड़ा बड़ा होता है, कभी 2.5 मंथ या 1.5 मंथ का होता है तभी भी लगते हैं उसको, ठीक है? उसके बाद जो बच्चा 2 महीने का, कभी 3 महीने का, 1 साल का, 5 साल का, इस तरीके से उसे क्या है, टीकाकरण दिया जाता है, यानी कि उसके जो इंजेक्शन हैं वो लगते हैं। तो ये क्यों लगते हैं? ये बहुत सारी बीमारियों से बचाव करने के लिए लगाए जाते हैं। तो जैसे कि आपने सुना होगा, आपको भी लगा होगा पोलियो का टीका, ठीक है? तो पोलियो की दवाई आपको पिलाई जाती होगी, तो वो क्यों पिलाई जाती थी और क्यों लगता था उसका टीका? उसका इंजेक्शन इसलिए लगता था कि उससे बीमारी से बचाव हो सके। तो बच्चे का कोई भी इंजेक्शन जो है अगर स्किप हो जाता है, नहीं लगता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ASD जैसा विकार हो सकता है, ठीक है? अगर कारण आपको किसी भी विकार के नहीं आते हैं तो एक दूसरे के कारण बस आपको क्या है, ASD के स्थान पर ODD लिख दो, इस तरीके से कर सकते हो ना, जो थोड़े से कॉमन कारण आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? अब देखो आगे यहाँ पर बताया गया है दवाओं का पार्श्व प्रभाव। अब ये दवाओं का पार्श्व प्रभाव क्या है, यानी कि जो भी आप लंबे समय से किसी भी दवाई का सेवन कर रहे हैं, किसी भी टैबलेट का, कोई भी मेडिकल आपका इलाज चल रहा है, तो दवाइयों का सेवन लंबे टाइम तक, कहा जाता है ना इतनी ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, जितना हो सके दवाइयों से बचा जाना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे यही रीज़न है आपका कि ज़्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से क्या होता है, तनाव होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका ASD जैसा रोग या फिर और जैसे ये विकार जो है वो आपको घेर लेते हैं, ठीक है? तो दवाइयों का अगर कोई गलत प्रभाव पड़ जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है, और लंबी कोई बीमारी चल रही है तो उसकी वजह से भी ये रोग हो सकता है। तो एक और आपको मिल गया। अब देखो अगला है यहाँ पर तनावपूर्ण पारिवारिक वातावरण। वही, अगर तनावपूर्ण पारिवारिक वातावरण है, परिवार में डेली लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं, ठीक है? इसके साथ साथ आपका स्कूली जो संबंध है वो भी ठीक नहीं रहते हैं, तनाव रहता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ASD हो सकता है। अगला, विद्यालय में शिक्षकों एवं सहपाठियों का असहयोग। अब इसमें ये पॉइंट आपका एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, क्यों हुआ है ASD वाला? मैंने क्या कहा था, सोशलाइजेशन नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब क्या है, जो विद्यालय आपने देखा होगा, कई बार विद्यालयों में जो टीचर्स वगैरह होते हैं, जो स्कूल में टीचर्स होते हैं, या फिर जो फ्रेंड सर्कल होता है, आपने अपनी क्लास में हो सकता है देखा हो ऐसा, क्या होता है कि एक बच्चा जो है बिल्कुल अलग बैठा रहता है, ना तो उससे कोई बोलना पसंद करता है, कोई फ्रेंड वगैरह भी नहीं होता है उसका, और टीचर भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती है उसे, जो है बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, तो उसका जो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो और भी ज़्यादा पड़ जाता है। मानो बच्चा किसी वजह से क्या है, सोशलाइजेशन नहीं हो पा रहा है बच्चे का, वो बच्चों से बात नहीं कर पा रहा है, पर टीचर का फर्ज बनता है कि वो क्या अच्छे से बात करे उससे और उसके फ्रेंड्स बनवाए। अगर नहीं बनते हैं तो बच्चा इससे डीमोटिवेट भी हो सकता है, और भी ज़्यादा टेंशन हो सकती है, और जिसकी वजह से ASD जैसा रोग हो सकता है। तो अगर आपको अपने स्कूल में कोई ऐसा बच्चा दिखे, आपकी क्लास में ऐसा बच्चा दिखे जो अलग रहता है, तो थोड़ा सा बात करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है? थोड़ी सी बात करोगे तो उसे भी अच्छा फील होगा। अगर कोई आपके साथ ऐसा करे तो कैसे लगेगा आपको? तो सेम यही सोच के चलना चाहिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे दिया गया है, देखो ये पूछा गया है ADHD के लक्षण क्या हैं, लक्षण पूछ लिए गए हैं। तो मैंने कहा था आप कारण इजीली लिख सकते हो, पर लक्षण में आपको बहुत बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो चलिए देखते हैं।
ADHD जो होता है वो जो बड़े, यहाँ पर हमें ये नहीं कहा गया बच्चों में अगर ADHD है तो उसको कैसे पहचानें, या फिर बड़ों में जो है दोनों के लक्षण अलग अलग होते हैं। और ये मैंने अपने चैप्टर की जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया है। नहीं मिलती है कोई वीडियो तो मैं यही आपसे आशा करती हूँ कि आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर बताएंगे तो आपकी मदद की जाएगी, कमेंट में कमेंट करा करो, ठीक है। वो इसीलिए बनाया गया आप सभी के लिए कि आपकी हेल्प हो सके। ADHD, तो ADHD अगर है तो इसमें क्या होता है, एक स्थान पे नहीं बैठ पाते हैं, ठीक है। यानी कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, जैसे अगर अभी आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे अगर किसी को ADHD है तो वो क्या है, एक स्थान पर नहीं बैठ सकता है। आपने कई बार देखा होगा कुछ ऐसे होते हैं जो एक जगह ना बैठ के वो बार बार कहीं कहीं उठते घूमते रहते हैं, कभी कहीं बैठ गए कभी कहीं बैठ गए, ठीक है, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ये एक लक्षण देखा गया, आप इसको लेकर आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि वो ADHD से पीड़ित है, ठीक है। और बाकी लक्षण सेम मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो उसका शिकार है ADHD का, ठीक है। तो एक स्थान पर नहीं बैठ सकता है, ध्यान रखना है आपको। शांत रहने वाली जो क्रियाएं हैं वो उसे करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। शांत रहने वाली क्रियाएं जैसे कि पढ़ना, याद करना, तो शांत रहने वाली क्रियाएं भी नहीं कर सकता। आप भाई एक जगह पे नहीं बैठ रहा तो शांत कैसे रहेगा। जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो घूमते ज़्यादा है, ठीक है। आपको दिखाई देगा एक स्थान पर नहीं बैठा है तो वो क्या करेगा, घूमेगा ना, कभी यहाँ पर गया कभी यहाँ पर गया, इस तरीके से, ठीक है। अपनी बारी के लिए इंतजार करना या फिर बंटवारे के लिए कठिन है, ठीक है। यानी कि वो वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए, कोई कोई ऐसे होते हैं ना जिनके लिए वेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये एक लक्षण हो सकता है। इसके साथ देखो अगला यहाँ पर दिया गया है, जल्द निर्णय लेकर बिना सोचे जल्द बोल देते हैं। यानी कि कई बार आपने देखे होंगे ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग लक्षण हम देख लेते हैं, पर ये सारे के सारे जब एक व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं तो इसका मतलब वो ADHD से पीड़ित है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो आप अपने आसपास देख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या है, बहुत जल्दी बिना डिसाइड करे क्या कर देते हैं, कोई भी डिसीजन ले देते हैं, ठीक है। फिर आप उन्हें समझाते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये एक लक्षण ADHD वालों में भी देखने को मिलता है। और अगर बाकी और भी देखने को मिलते हैं किसी व्यक्ति के अंदर लक्षण, तो इसका मतलब वो ADHD से पीड़ित है। अगला देखो, वे अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी भावनाओं पर। यानी कि उनके जो इमोशंस होते हैं उन पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और ये इसका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लक्षण है, ये लिखना मत भूलिएगा। टीचर इसी से पहचान भी करती है कई बार। वे दिन में सपने देखते हैं, यानी कि आप तो रात को सोते समय सपने देखते हैं, वो क्या है, दिन में भी सपने देखते रहते हैं, ठीक। और लापरवाही भरी गलतियां करते रहते हैं, ठीक है। जिसमें रिस्क होता है ऐसी गलतियां वो करते रहते हैं। तो ये कुछ लक्षण थे ADHD के। और इसी टाइप से आपको ASD के, ठीक है, SPD के, और बाकी जो रह गए आपके एक्सेट्रा यहाँ पर लिख देती हैं, OCD और ODD, ठीक है। इन चारों के और भी आपको लक्षण जो हैं वो कवर करने हैं। लक्षण करना इंपॉर्टेंट है, लक्षण नहीं करोगे तो फिर आप पछताओगे। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो बच्चा अभी से तैयारी कर रहा होगा तो वो तो जो है अच्छे मार्क्स लेकर ही आएगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं एग्ज़ाम एक दिन पहले देखते हैं वीडियोस वगैरह भी, ठीक है। तो बुक्स का तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है कि बुक्स भी हैं कुछ, ठीक है। तो उनका तो क्या कहूँ। और इसके साथ साथ आपको पता होगा जैसे अभी जो है फरवरी जो है यहाँ पर हमारा कंप्लीट होने वाला है, और इसके बाद क्या आएगा, आपका मार्च आएगा इसके बाद। और मार्च में आपके प्री बोर्ड होंगे। क्यों होंगे, अप्रैल में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उससे एक महीने पहले आपके क्या होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं। या तो स्टार्टिंग में होंगे या एंड में होंगे, पर प्री बोर्ड होंगे। और प्री बोर्ड में अभी से तैयारी करोगे तो प्री बोर्ड में आप टेस्ट कर सकते हो कि आप कितने पानी में हो और क्या गलतियां कहाँ पर रह रही हैं, उनको ठीक करने का भी टाइम होना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या है, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। फिजिकल एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पढ़ना है, पर आप जितना पढ़ें अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और इसी के साथ जो है ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करनी पड़ेगी मुझे।
और इसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सारे कवर करवा दिए हैं और जिस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो भी बता दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लेना, और उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, अगर अभी कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो। और कमेंट में अपने कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि कैसी लगी वीडियो, कहाँ पर क्या आपको पार्ट अच्छा लगा इसका, ठीक है, ये बता सकते हो। और कुछ भी कमी वगैरह भी लग रही है आपको तो बेझिझक मुझे आप बता सकते हो, ठीक है। अब जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।